नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गए। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। जुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गए। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भलमानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों से देखकर मानो उसके जीवन की धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहते थे। बोले, कुछ नहीं बेटा, ज़रा सर दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुँह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुध ली है। तुम्हारी रात देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बधी रहती थी कि कब वो दिन आएगा, कब तुम्हें देखूँगी। कोई कहता था मीरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुन कर जान सूखी जाते थे। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, ये लखनऊ में तो था, और इतने नीरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतल गोबर का सामान खोलकर चीज़ का बाट बखरा करने में लगी हुई थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का सूख रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वो उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उसे और रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसे बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सब का सब एक साथ मुंह में डाल लें, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोले, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखो बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीज़ें निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तो क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल, हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तो मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव घर में बहना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद खाए। अब संदूक खुला
और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारेदारी थी, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहे पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलियान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोले, यह तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी, उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थीं। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा साँझ के लिए संच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबैने पर काटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है, उसे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाए। इधर महीने से सहुआइन 1 पैसे की चीज़ भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारेदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया। भगवान करे जहाँ रहे खुशल रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रहे थे। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया में मार मनोवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी। झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़े आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुँह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी ज़बरदस्ती और दादा कुछ नहीं बोले। दादा अकेले किससे किससे लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज जी के साजे में है, ऊख बो ही नहीं गई है। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे। उसकी गर्मी यूँ भी कम न थी। यह हाल सुनकर उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूँ न देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूँगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना,
अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये डांड के लगाए, 3 मन अनाज ऊपर। उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वो जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज़ देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोले, अब जाकर नहा धो लो। कि सोच में पड़ गए। यहाँ सबसे लड़ने लगे तो एक दिन निभाना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा। नहीं देखता कोई कैसे एक ढेला डाल लेता है। शहर की हवा खाए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं। नए घर से भागते क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाओ और पटेसरी दाता दिन झिमुरे सब सालों को पीट कर गिरा दो और उनके पेट से रुपए निकाल लो। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या क्या लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों न जाने देंगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनके राजी के बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ। वह अगर घर में घुसने न देते तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊँगी उनका जस गाऊंगी। तुम भी क्या परदेसी करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा है? थोड़ी सी अकल हो और आदमी करने से ना डरे तो हम भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुँह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों के मुँह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुँह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियाँ देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैंने देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं। किसी घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊँख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया और फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की एक नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और पित्ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मज़े में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था,
नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इसे बेची नहीं। झिमुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा न कमाते थे, और वह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचे हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते हैं? वर्ण में वह जरूर ऊँचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उसे स्पर्धा करने का कोई अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दो, न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना, तुम्हारा तो मित्र है। तलब थोड़ी हो, कुछ कम नहीं, हाँ 4 पैसे के ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, हा हा हा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करें पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के लिए बांध तो दूँ, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकला। झिंगुरी मन में ऐड कर रह गए, लौंडा कितनी घमंड की बातें करता है, मानव धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मज़े में तो रहे गोबर, सुना वह कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दिन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भांग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज। जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार हिलाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर। साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को मरते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डाढ़ के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों में रोप डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा सांप है, जिसे काटे मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो, बड़ा मुतफन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो।
गोबर ने मूंछों पर दाव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब बंगोटे, दुधिया भी, नमकीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर न बांधे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, राड़ मत बढ़ाओ बेटा। भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में ना बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वो अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते कहते। हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खोए बैठे, उधर 150 रुपये के डाँड़ भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया अनीति कैसे देख सकती थी। बोले, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निबाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी। हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो? इसलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हों तो न हुक्का न पानी का काम है, न जात न बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी की धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई नहीं करने जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूँ तो कोई हरज है? हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूँ। दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक छीड़ सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता कि भोला के घर मत जाओ, गोबर कभी न जाता और अब उससे दौड़ा भी नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियाँ समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलो सबसे मिलता हूँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया
तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए ना। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौते जूते भी मैसर न हुए थे। अब गोबर चमाचम बूट पहने हुए था और साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा कुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी तो था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया, बोला, चलूँगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तुम मार रहा हूँ, क्या रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा। काम, चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। असामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर नहीं है, चाहो तो रुपए 8 आने रोज़ बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज़ तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लगकर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लो तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सज़ा भगवान देंगे। कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप समझ जाता है। तो कब तक जाने का विचार है। होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दो तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख कर रही हो सके कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल करके दवा बनवा कर भेज दूँगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा, रात को आँख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोज़गार का तो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई भी न पूछता, हलवाइयों के गले में लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर दूध के भाव से तो चाहो